कुछ तो स्कैम हो रहा है इस दुनिया में। आज एक इलेक्ट्रॉनिक टोकन की वैल्यू लाखों में है और एक मेमे टोकन जिसका नाम हम लोग कहते हैं डॉज भी, उसकी वैल्यू फॉर्ट से ज़्यादा हो गई है। अगर आप टेक्नोलॉजी से जरा भी वास्ता रखते हो ना, तो ये डाउट नहीं है कि आप बिटकॉइन के बारे में जानते ही हो। और ये एक ऐसी वर्चुअल करेंसी है जिसे कोई कंट्रोल नहीं करता, ना ही कोई गवर्नमेंट, ना ही कोई इंडिविजुअल। और इसको बनाया गया था एक इंसान के द्वारा जिसको आज तक हम लोग ढूंढ नहीं पाए। आपका इस कॉइन के ऊपर अपना ओपिनियन होगा, अलग अलग ओपिनियन सबके होते हैं। चाहे फिर आप कंफ्यूज्ड हो, गुस्सा हो, या फिर आपके अंदर आशाएं हो इस कॉइन को लेके। बिटकॉइन की बात कर रहे हैं हम इस वीडियो में, और ये एक ऐसा कंट्रोवर्शियल करेंसी है जिसमें हर किसी का अपना राय है। पर क्यों? वक्त है इस चीज से पर्दा उठाने का और जानने का आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स रोल द टेक। दोस्तों, जब हम पहली बार किसी के सामने बिटकॉइन को लेकर डिस्कशन करते हैं, उसको ना आइडिया हो बिटकॉइन के बारे में, तो हो सकता है आपकी बहुत ज़्यादा खिल्ली उड़ाई जाए। और जब आप ट्विटर पे जाते हो तो एक अलग ही कम्युनिटी बना हुआ है जिनमें आपको बिटकॉइंस एंड अल्ट कॉइंस को सपोर्ट करने वाले लोग दिख जाएंगे, डीपीज दिख जाएंगे, चमकते हुए आंखों के साथ लोग एचओडीएल मतलब होडल कर रहे हैं। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये देते हैं लोग कि कुछ सालों बाद पेपर मनी का वैल्यू खत्म हो जाएगा और यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रहेगा पेपर मनी का। पर कैसे एक वर्चुअल मनी जो एक वक्त पे $1 का 10,000 15,000 मिल जाता था, आज उसकी वैल्यू थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में है। अभी तो रिसेंटली ये $50,000 के ऊपर जाके आया है। कहाँ है इसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू जो इसको इतना ग्रो किया गया? ये क्या वैल्यू प्रोवाइड करता है इस दुनिया में? ये क्वेश्चन तो हर किसी के दिमाग में है। पर जब आप समझने लगोगे इस चीज के कॉन्सेप्ट को, इसके पीछे की टेक्नोलॉजी को, तब आपको समझ आएगा कि ये आप एक गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो। इसकी वैल्यू नहीं समझनी हमें, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं समझनी हमें, इसके पीछे की टेक्नोलॉजी समझनी है। और आज के इस वीडियो में हम लोग सब कुछ जानने वाले हैं बिटकॉइंस के बारे में। ना यहाँ पे बिटकॉइन आखिर है क्या, शुरू करते हैं इस चीज़ से। तो बिटकॉइन सिंपली एक लेजर है। ना आपने देखा होगा कि लेजर होते हैं बैंक्स में। ना लेजर क्या होते हैं? जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है कि किसने किसको कितना भेजा, किसने किससे कितना रिसीव किया। तो बिटकॉइन सिंपली एक लेजर है, जैसे बैंक में एक लेजर होता है। हालांकि बैंक में लेजर में सारे ट्रांजैक्शंस को मेंटेन किया जाता है, और ये मेंटेन किया जाता है और वैलिडेट किया जाता है बैंक्स के द्वारा ही। मतलब वो जो लेजर्स होते हैं वो सेंट्रलाइज्ड होते हैं, उसके ऊपर बैंक का टोटल कंट्रोल होता है। अगर आपने आपके दोस्त को 50,000 रुपये भेजे हैं और आपके अकाउंट में मान लो 25,000 रुपये हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, और आपने 50,000 रुपये भेजे हैं, तो ऐसे में आपका ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं ही नहीं। और ये कौन देखेगा? ये देखेगा आपका बैंक, ये कंट्रोल करेगा आपका बैंक। तो ये एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन का गोल यही था कि करेंसी को डिसेंट्रलाइज्ड किया जाए। मतलब बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है जिसको कोई भी कंट्रोल नहीं करता। और इस चीज़ का प्रूफ है सतोशी नाकामोटो ने, जिन्होंने बिटकॉइन को बनाया था। उन्होंने इसका वाइट पेपर पब्लिश किया था 2001 के रिसेशन में। ना जान लेते हैं फिर ये आखिर काम कैसे करता है। तो इसको अगर हमें जानना है तो बैंक्स जैसे ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करते हैं और पता करते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन सही है कि नहीं, यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं हो रहा, ये कंफर्म करते हैं। वैसे ही बिटकॉइन का एक अपना नेटवर्क है। इस नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है और इस नेटवर्क में होता है उसका डिसेंट्रलाइज्ड लेजर। ना यहाँ पे जो भी कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, जो भी कनेक्टेड है इस नेटवर्क से, वो माइन कर सकते हैं बिटकॉइन को। मैं इस टर्म को पहले ही ला रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। ये जो कंप्यूटर्स हैं ये वैलिडेट करते हैं हर एक ट्रांजैक्शन को। ना जो बिटकॉइन के नेटवर्क में है, इस नेटवर्क का कोई भी जो ज्वाइन किया हुआ है इस नेटवर्क को, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है और ले सकता है इसके लेजर में हिस्सा। इस वोटिंग सिस्टम में
बेसिकली यहाँ पे वोटिंग सिस्टम होता है। इसे आप एक वोटिंग सिस्टम की तरह समझिए, जहाँ पे हर कंप्यूटर के पास पावर होता है वोट करने के लिए और सिलेक्ट करने के लिए किसी भी ट्रांजैक्शन जो भी उस नेटवर्क पे हो रहा है, और डिसाइड करने के लिए कि ये वैलिड है कि नहीं। कुछ ट्रांजैक्शंस के बाद एक नया लेजर बन जाता है। एक लेजर की अपनी एक कैपेसिटी होती है और उस पुराने लेजर को जो कंप्लीट हो गया है उसके साथ नए लेजर को लिंक कर दिया जाता है, और ऐसे ही चलता जाता है, जिसे हम ब्लॉकचेन के नाम से भी जानते हैं। तो असली क्वेश्चन ये नहीं है कि बिटकॉइन का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, बिटकॉइन कितना इंट्रिंसिक वैल्यू प्रोवाइड करता है। असली क्वेश्चन ये है कि बिटकॉइन का जो टेक्नोलॉजी है उसकी क्या क्या यूज़ हैं, उसकी क्या वैल्यू है ना। दोस्तों, इसके लिए हमें समझना होगा पेपर वर्सेस क्रिप्टो करेंसी को। तो दोस्तों, आज हमारे पास रुपए हैं और आप रुपए की तरफ ध्यान दीजिए। रुपए का वैल्यू क्या प्रोवाइड करता है, थोड़ा सोचिए कि किसी भी करेंसी की वैल्यू कहाँ से आती है। रुपीज़ का एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं है, एक बस पेपर है, ये एक बस नोट है या एक बस नंबर है। रुपीज़ को इसलिए वैल्यू मिलता है क्योंकि रुपीज़ को यूज़ करके हम कुछ खरीद सकते हैं, या जो बेचने वाला है वो ट्रस्ट करता है कि इस रुपीज़ को यूज़ करके हम और भी थोक में सामान उठा पाएंगे। तो इस वजह से इसका एक वैल्यू होता है। अगर मैं इसे इजी लैंग्वेज में कहूँ तो किसी भी करेंसी का वैल्यू उस चीज़ से डिफाइन होता है कि उस पर ट्रस्ट कितना है। बस डिफरेंस ये है कि फिएट मनी डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए, वहीं पे क्रिप्टो करेंसी डिपेंड करता है कंप्यूटर कोड्स पे अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए। किसी भी क्रिप्टो करेंसी या फिर किसी भी करेंसी के सक्सेसफुल होने के पीछे ज़रूरी है कि लोगों का ट्रस्ट उस चीज़ पे हो। बिटकॉइन के साथ शुरुआत से ही ट्रस्ट और एंटी ट्रस्ट का गेम चल रहा था, और यहाँ पे अगर डिमांड है, अगर वैल्यू है, और बिटकॉइन ने क्लियरली ये प्रूव किया है कि इसका हाई डिमांड है, तो इस चीज़ की वैल्यू हमेशा रहती है। तो अब हमारे अंदर एक्चुअल क्वेश्चन क्या होना चाहिए? हमारे अंदर एक्चुअल क्वेश्चन ये होना चाहिए कि बिटकॉइन का डिमांड कितना है और सप्लाई कितना है। तो जानते हैं कि बिटकॉइन क्या लास्ट करेगा फ्यूचर में। तो यहाँ पे अगर हम बिटकॉइन की बात करते हैं तो जब तक मास एडॉप्शन नहीं होता इसका, तब तक लोगों के अंदर एक डर हमेशा रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा कि बिटकॉइन का फ्यूचर क्या है। एक सिविल वॉर चलने लगा है बिटकॉइन में, सारे मैम कॉइन जो होते हैं और बिटकॉइन इनमें फंस गए हैं। तो ये सिविल वॉर क्या है कि ये लेजिट है भी कि नहीं, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसको कहते हैं ब्लॉक साइज वॉर। और ये ब्लॉक साइज वॉर जो है वो बिटकॉइन के अंदर ही एक कोड इश्यू की वजह से डेवलप हुआ है, और इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि ब्लॉकचेन क्या है। तो दोस्तों, सतोशी नाकामोटो जो बिटकॉइन के फाउंडर हैं, इन्होंने बिटकॉइन को ऐसे कोड किया था कि बिटकॉइन का हर एक ब्लॉक 1 MB ट्रांजैक्शन डेटा को होल्ड कर सकता है। इससे ज़्यादा ट्रिकी ये बन जाता है कि बिटकॉइन में हर एक ब्लॉक के लिए एक डिफ़िकल्टी लेवल भी सेट किया गया है। थ्योरी में 10 मिनट लगते हैं एक ब्लॉक को जनरेट करने के लिए। एक सिंगल इस डिसीजन से नाकामोटो के एक चिंगारी तैयार हो गई आग लगाने के लिए बिटकॉइन के वर्ल्ड में ना। कुछ आपको फैक्ट बताता हूँ। तो कुछ एवरेज ट्रांजैक्शंस जो बिटकॉइन में होते हैं वो 380 बाइट्स के होते हैं, और एक ब्लॉक में अराउंड 2759 ट्रांजैक्शन होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। हर ब्लॉक को 10 मिनट लगता है कंप्लीट होने में, और यहाँ पे बिटकॉइन में मतलब ये है 4.6 ट्रांजैक्शंस हर सेकंड हो सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पे अगर हम वीज़ा के साथ कंपेयर करें तो 24,000 ट्रांजैक्शंस एक सेकंड में आप कर सकते हैं वीज़ा को यूज़ करके। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम दिख रहा होगा। नाकामोटो ने इसको जैसे डिज़ाइन किया था, इस वजह से कम्युनिटी 2 टुकड़ों में बट गई, जो कि मैंने आपको पहले कहा था, जो कि है बिग ब्लॉकर्स और स्मॉल ब्लॉकर्स। ना बिग ब्लॉकर्स क्या है? बिग ब्लॉकर्स बेसिकली ये हैं कि वो कहते हैं कि कोई भी लेजिट करेंसी अगर है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करना उसके लिए ज़रूरी है अगर उसको अपनी लेजिटिटी प्रूव करनी है। और इसके जगह पे स्मॉल ब्लॉकर्स कहते हैं कि बिटकॉइन का साइज बढ़ाने का मतलब ये होगा कि जो माइन करते हैं, जो जनरल यूज़र्स, जो हमारे आपके जैसे जनरल यूज़र्स माइन करते हैं, वो माइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा ब्लॉक का, और इसके वजह से ये सेंट्रलाइज हो जाएगा, जो कि बिटकॉइन का मोटिव है ही नहीं पहले से ही। पर ये तो कुछ भी नहीं है दोस्तों।
हमने अब तक एनर्जी प्रॉब्लम पे बात ही नहीं की ना। बिटकॉइन के माइनिंग पावर कंजम्पशन पे अगर हम बात करते हैं तो कुछ दिनों पहले एक चीज़ देखा गया जो कि इलोन मस्क का ट्वीट था ना। इन्होंने ट्वीट किया था कि पहले तो बिटकॉइन एक्सेप्ट किया जाता था टेस्ला में, अगर आप टेस्ला खरीदना चाहते हो तो आप बिटकॉइन का यूज़ कर सकते हो। पर यहाँ पे इन्होंने ये ट्वीट किया कि अब टेस्ला बिटकॉइन को एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि बिटकॉइन ज़्यादा पावर कंजम्पशन करता है। और इस एक लौते ट्वीट ने बिटकॉइन ने 50,000 के ऊपर से ड्रॉप लिया है $32,000 तक। 32 क्या, $31,000 भी जाके आया है। ये गेम है रेपुटेशन और ट्रस्ट का। जहाँ पे रेपुटेशन और ट्रस्ट टूटेगा वहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और मस्क यहाँ पे अकेले नहीं है, यहाँ पे बहुतों ने दिखाया है बिटकॉइन में एंटी ट्रस्ट और एनर्जी कंजम्पशन लेके क्वेश्चंस को राइज किया है। एनर्जी का इससे आज से नहीं, बहुत पहले से है इशू। नाउ इनफैक्ट रिसेंट एनालिसिस में पता चला है कि बिटकॉइन माइनिंग में जो एनर्जी यूज़ होता है वो अर्जेंटीना के टोटल पावर कंजम्पशन से भी ज़्यादा है। पर बिटकॉइन में इतना एनर्जी कंज्यूम क्यों होता है, क्या है रीज़न? क्योंकि इसे डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है कि ये पावर कंज्यूम करेगा। बिटकॉइन नेटवर्क में हर एक कंप्यूटर वोट करता है हर एक ट्रांजैक्शन को वैलिडेट या लेजिटिमिटी उसका प्रूव करने के लिए। पर हमें कैसे पता चलेगा कि किसी ने चीट किया है इस नेटवर्क पे और ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेके फॉल्स ट्रांजैक्शन किया है? हमें कैसे पता चलेगा? इस चीज़ को पता करने के लिए यूज़ किया जाता है प्रूफ ऑफ वर्क। ना प्रूफ ऑफ वर्क क्या है? इसको समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप बिटकॉइन में डील करते हो। तो बिटकॉइन के नेटवर्क में बेसिकली किसी भी कंप्यूटर को प्रूव करना होता है एक कंप्यूटेशन करके अपनी लेजिटिमिटी, ताकि वो वोट करने के लिए एलिजिबल हो पाए। और इसे प्रूव करने के लिए किसी भी कंप्यूटर को एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है जिसमें सबसे ज़्यादा पावर कंजम्पशन होता है। जो सबसे पहले सॉल्व कर देगा इस प्रॉब्लम को, उसको कुछ सतोशी का रिवार्ड मिलता है। और ये एक लॉटरी की तरह होता है बेसिकली, जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स उस सतोशी को क्लेम करने के लिए हिस्सा लेते हैं और इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा पावर कंजम्पशन करते हैं, लेकिन मिलता है एक ही को। नाकामोटो ने हर ब्लॉक के लिए 10 मिनट डिसाइड किया था, याद है ना? तो यहाँ पे इसका मतलब ये है जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो अपने आप को इस हिसाब से सेट करता है, इस हिसाब से एडजस्ट करता है कि वो ऑटोमेटिकली टफ बनता जाता है विद टाइम। और कंप्यूटर्स जो नोड में हैं, जो कनेक्टेड हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता है, 10 मिनट तो मिनिमम ही लगता है। तो जितना ज़्यादा नेटवर्क में कंप्यूटर्स होंगे उतना टफ वो प्रॉब्लम होता जाएगा और उतना ज़्यादा पावर कंजम्पशन होगा। एक वक्त था जब नॉर्मल पीसीज भी बिटकॉइन माइन कर सकते थे। मतलब मुझे याद है अर्ली डेज में जब बिटकॉइन का कोई वैल्यू नहीं हुआ करता था, मैं अपने कंप्यूटर से माइन करता था और शायद 400-500 वॉलेट में हो भी गए थे, फिर मैंने उस वॉलेट को ही छोड़ दिया था। आज सोचो कितनी वैल्यू होती उस बिटकॉइन की, लेकिन उस वक्त मैंने फोकस नहीं किया उस चीज़ पे, सोचा कोई फ्यूचर नहीं है। अब जो माइनर्स हैं वो पावरफुल कंप्यूटर से यूज़ करते हैं, उनका नेटवर्क होता है पावरफुल कंप्यूटर को जिनको यूज़ करके बिटकॉइन को माइन किया जाता है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से बिटकॉइन के फ्यूचर के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जा रहा है इन सारी चीज़ों की वजह से। पर क्या ऐसा एक्चुअल में है? इलोन मस्क के ट्वीट के अगेंस्ट में बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई किया और कहा कि इलोन मस्क डाउट एंड फियर क्रिएट कर रहे हैं लोगों के बीच में। बिटकॉइन माइनर्स रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं बिटकॉइंस को माइन करने के लिए, और यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है। जरा सोचिए, एक माइनर मार्केट में क्यों आया है? वो आया है पैसे बनाने के लिए। और एनर्जी कॉस्ट जिस तरह से बढ़ रहे हैं, तो एक माइनर क्या चाहेगा? एक माइनर ये चाहेगा कि वो अपने एनर्जी की डिपेंडेंसी को इस तरफ मोड़े जहाँ पे उसको परमानेंट सोल्यूशन मिले और जहाँ पे उसको पैसे ना पे करने पड़े। और यहीं पे आता है रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। नाउ कुछ एनालिटिक्स कहते हैं 70% से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ होता है बिटकॉइन को माइन करने के लिए, वहीं पे कुछ कहते हैं 30% से कम। पर अब तक ये एक्यूरेटली बता पाना बिटकॉइन माइनिंग में कितना एनर्जी लगता है, कितना रिन्यूएबल है, कितना नॉन रिन्यूएबल है, ये सही में पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। पर आपको लग रहा होगा यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे अगर हम कहते हैं इससे बहुत बड़ा इशू बिटकॉइन के बैकग्राउंड में चल रहा है ना। आपने थेटर का नाम सुना होगा, थेटर कॉइन, जिसको आप यूज़ करते हो ऑल्ट कॉइन्स या बिटकॉइन को खरीदने के लिए। और बेसिकली क्रिप्टो मार्केट में थेटर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। यहाँ पे 57% ऑफ ट्रांजेक्शन थेटर को यूज़ करके होता है और इसी को यूज़ करके
बिटकॉइंस एंड ऑल्ट कॉइन्स खरीदे जाते हैं, क्योंकि थेटर फॉलो करता है यूएसडी के वैल्यू को, और एक यूएसडी मतलब एक थेटर होता है, और इसीलिए थेटर को कहा जाता है एक स्टेबल कॉइन। पर 2013 में थेटर को एक्यूज किया गया था कि थेटर अपने वैल्यू को मैनिपुलेट करता है और अपने आप ही जनरेट करता है थेटर को विदाउट एनी लेजिटिमेसी, और ख़रीदता है या फिर मैनिपुलेट करता है बिटकॉइन के वैल्यू को, जो कि एक रिपोर्ट में पता चला था। थेटर यूज़ करता है बिटकॉइन के वैल्यू को मैनिपुलेट करने के लिए ये सारे ट्रिक्स। ना यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ बन गया था क्रिप्टो मार्केट में, जिसके वजह से इन्वेस्टिगेशन भी हुआ इसके ऊपर। थेटर लिमिटेड और बिटफिनिक्स के ऊपर 2 कंपनीज जो थेटर को डेवलप की हुई हैं, और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि यूएसडी की बैकिंग नहीं है थेटर को। यहाँ पे इसके बाद $18.5 मिलियन का फाइन किया गया इन दोनों कंपनीज के ऊपर, और यहाँ पे इन लोगों ने ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी का प्रॉमिस किया। पर इससे भी बहुत बड़ा इशू है एक और, जो कि मार्केट मैनिपुलेशन है। नाउ मार्केट मैनिपुलेशन क्या है? तो आपने एक टर्म, अगर आप क्रिप्टोज में डील करते हैं तो अभी तो बहुत सुन लिया होगा, जो कि है वेल्स। वेल्स क्या है? पानी वाले वेल्स नहीं, बेसिकली 1000 BTC से ज़्यादा जो ओन करते हैं उनको वेल्स कहा जाता है। और कॉइनडेस्क के हिसाब से, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं एज ए वॉलेट, उसके हिसाब से 1000 से ज़्यादा BTC होल्ड करने वाले वॉलेट्स की काउंट 2021 जनवरी में 2334 थी। अगर हम बात करते हैं सतोशी नाकामोटो की, तो उनके पास खुद अकेले 1 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन है जो उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है, जब BTC पहले आया था माइन करके। और यहाँ पे 4.7% टोटल बिटकॉइन की कैपेसिटी से ये ज़्यादा है। तो क्या होगा अगर अचानक एक दिन नाकामोटो ने सोचा कि चलो यार अपने सारे बिटकॉइन को बेच देते हैं? यहीं पे कहानी ख़त्म, बस। और यही चीज़ें बिटकॉइन को एक पुअर करेंसी बनाती हैं, एक ऐसी करेंसी बनाती हैं जो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल हो सकता है। पर जहाँ बिटकॉइन के प्रॉब्लम्स ख़त्म होते हैं, वहीं पे दूसरे क्रिप्टो करेंसी शुरू होते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे शुरू करेंगे हम बात ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। ऑल्ट कॉइन्स को बनाया जाता है एग्जिस्टिंग बिटकॉइन्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, या एग्जिस्टिंग क्रिप्टो करेंसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हर एक चीज़ में छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, और यहाँ पे बेसिकली मैं हर एक ऑल्ट कॉइन को कवर तो नहीं कर सकता, इसीलिए यहाँ पे मैं बात करूँगा सिर्फ एक ही मेजर ऑल्ट कॉइन की, जो कि है इथेरियम, और इसके साथ कंपेयर करेंगे हम लोग बिटकॉइन को। तो बहुत लोग कह रहे हैं क्रिप्टो एक बबल है और ये भर चुका है, अब फटने वाला है। इसका मतलब अब क्रिप्टो का जो बबल है फटेगा और इसका वैल्यूएशन ख़त्म हो जाएगा। पर इसके लिए हम चलते हैं 2001 में। ना 2001 में क्या हुआ था? यहाँ पे नया इंटरनेट आया था, और बहुत सारी कंपनीज अपने नाम के पीछे .com लगा रही थी, सिर्फ नाम के पीछे .com लगा रही थी ताकि फंड राइज कर पाए। और यहाँ पे इन्वेस्टर्स जो हैं वो पागल हो गए थे मतलब इन्वेस्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि सबको लगा था इंटरनेट इज़ फ्यूचर, यस इंटरनेट इज़ फ्यूचर। और यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज ऐसी फालतू बन गई जिन्होंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट को लिया और जब बबल फटा गायब हो गई। तो इनका कोई मोटिव नहीं था। और यही अगर हम क्रिप्टो मार्केट में अप्लाई करते हैं तो आते हैं ऑल्ट कॉइन्स। ना ऑल्ट कॉइन्स वो कॉइन्स होते हैं जो बेसिकली बिटकॉइन के बाद बने हैं, और बिटकॉइन होता है पेरेंट कॉइन। ना यहाँ पे बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स हम लोगों ने देखे हैं, डोजी देखा, शिबा देखा, ये देखा, वो देखा, ऐसा देखा, वैसा देखा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो ऑल्ट कॉइन्स है उनमें 2 टाइप के होते हैं कॉइन्स। एक होते हैं जिनका कोई गोल होता है, जिनको कुछ करना होता है, जिनका कोई फिजिकल या प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है। एक कॉइन होता है जिनका कोई गोल नहीं होता, कुछ नहीं होता, भैया मार्केट में चल रहा है, धुआं है, आग है, तो वहाँ पे घुस जाओ, अपनी भी वैल्यू बढ़ाओ। और ऐसे कॉइन्स जब बबल फटते हैं, जिनका कोई
एक मोटिव नहीं होता तब ये कॉइन्स गायब हो जाते हैं। जैसे डॉज की बात कर लो, शिप की बात कर लो, या ऐसे कॉइन्स जिनका कोई एक्चुअल में गोल नहीं है, कोई एक्चुअल में प्रोजेक्ट नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं इथेरियम या फिर ऐसे और भी कॉइन्स हैं, जैसे पोल्का डॉट है, कार्डानो है, वैसे मैंने TRX भी देखा है, और यहाँ पे एक और कॉइन मैंने देखा है जिसको मैं मेंशन करना चाहूँगा, जो कि है विन कॉइन, जो एक गोल, एक टारगेट के साथ आए हैं। उनका वाइट पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो। मेरे तरफ से ये कोई इन्वेस्टमेंट का टिप नहीं है, बस मैं आपको एक एग्जांपल यूज़ करके बता रहा हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने देखा है बहुत सारे इश्यूज थे बिटकॉइन के साथ, वहीं पे ऐसे टोकन्स जो आते हैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और जैसे इथेरियम की मैं बात करूंगा अगर, तो उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक ऑप्शन है जिसके वजह से ये एक वैल्यूएबल एसेट बन जाता है। इसका प्रैक्टिकल एक यूसेज है। तो इसी वजह से अगर हम बात करते हैं कॉइन्स की, तो यस बबल तो है, बबल फट सकता है कभी भी, लेकिन यहाँ पे जो सॉलिड कॉइन्स है जिनका एक प्रोजेक्ट है, जिनका एक पर्पस है होने का, वो हमेशा रहेंगे। लेकिन जो मेमे टोकन्स है या फिर जो फालतू वाले कॉइन्स है वो कभी भी गायब हो सकते हैं। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं फ्यूचर क्या है क्रिप्टो का, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं बिटकॉइन की, तो दोस्तों अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो बस अर्ली फेजेस में है। अगर हम बात करते हैं ऑल्ट कॉइन्स एंड बिटकॉइंस की, तो अभी बस हम लोगों ने ये टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है जिसको मैं कहता हूँ, जिसको आप कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और इसका अभी हम लोगों ने डिस्कवर करना शुरू किया है, पोटेंशियल क्या है। तो जैसे इंटरनेट शुरुआत में आया था, एक बबल फॉर्म हुआ था, फटा था, फिर जो लेजिड थी वो बच गई, वैसे ही अभी सिचुएशन है। जो लेजिड है वो बच जाएंगे, जिनके पास एक पर्पस है वो रह जाएंगे, लेकिन जो मेम टोकन्स हैं जिनका कोई पर्पस नहीं है वो इसको सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और बिटकॉइन का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि बिटकॉइन एक पेरेंट कॉइन है, इसी को सारे कॉइन्स फॉलो करते हैं। अगर आपने देखा होगा मार्केट में जब बिटकॉइन गिरता है तो सारे गिरते हैं, बिटकॉइन पहले उठता है, उसको फॉलो करके सब थोड़ा थोड़ा उठते हैं। तो ऑब्वियसली अभी शुरुआत है, आगे कहानी और है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये स्टोरी और कैसा लगा आपको ये कंप्लीट वीडियो बिटकॉइन पे, आप कमेंट्स में मेरे साथ शेयर करना ज़रूर से ज़रूर। तो इसी बात पे आज का ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। बहुत लंबा हो गया वीडियो, आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और मुझको सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे ऐसे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलता हूँ आप सभी के साथ फिर से कल सुबह 8 बजे इसी चैनल पर। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट डे अहेड। I'll see you in next video. Bye bye and see ya.